Hello dear class 9 students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is your English educator and mentor Palak Rakhiani. My dear class 9 students, उम्मीद करती हूँ सब जो हैं आज के इस पर्टिकुलर जो है हमारा सेशन के लिए रेडी हैं, जिसमें हम बात करेंगे हमारी क्लास 9 की एक बहुत ही मज़ेदार प्यारी सी एंड एक जीनियस स्टोरी जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की समरी. ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एज यू कैन सी फ्रॉम द फेस इटसेल्फ, एल्बर्ट आइंस्टीन की जो है ये कहानी है. अब इनके बारे में तो मैम साइंस ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पे इनके डिस्कवरीज की बात तो की गई है, लेकिन उससे ज़्यादा ये भी बताया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ना कि एक साइंटिफिक जीनियस थे, बट ही वॉज अ वर्ल्ड सिटीजन. जीनियस उन्हें ही कहा जाता है जिनका सिर्फ दिमाग तेज नहीं हो, लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड के पीस के लिए, पूरे वर्ल्ड की जो है ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन खुद थे. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसकी मैं आपको समरी फॉर्म में कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड पूरे चैप्टर के साथ ही हम याद करते चलेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. एंड बिफोर बिगिनिंग बता दूं कि आपको हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे किसी भी टाइप का कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है. वी गिव यू एब्सोल्यूट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्लास विद द समरी. समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक्सप्लेनेशन तो मैंने दिया है पिछले वीडियो में लाइन टू लाइन. समरी का इंपॉर्टेंस ये होता है, क्या होता है कभी कभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में या पैरा राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में दे आस्क यू समरी. तो नाउ हाउ टू राइट इन अ समराइज फॉर्म, कि उसी बात को हम कहें लेकिन थोड़े अलग शब्दों में, यू नो, प्रिसाइज एंड कंसाइज करके. सो यहाँ पे वही समरी मैंने रखी है. एंड आई नो इस चैप्टर में काफी सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, काफी सारे फैक्ट्स एंड डेट्स, राइट, बिकॉज अब आइंस्टाइन का चैप्टर है तो भाई ऐसे ही तो नहीं जाएगा. तो काफी सारे फैक्ट्स हैं, कुछ कुछ डिस्कवरीज हैं, उनके कॉन्सेप्ट हैं एंड तारीख पे तारीख है ना. तो डेट्स हैं. अगेन ये डेट्स बहुत खतरनाक नहीं है, मैं बता रही हूँ ना. आप जितनी बार अगर इस चैप्टर को साथ में पढ़ोगे है ना, बार बार अगर आप इस सेशन को अटेंड करोगे, आप वीडियो अगेन देख सकते हो. सो सुनते सुनते आपको कहीं ना कहीं वो डेट्स अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी. ऑल राइट, सो लेट्स टेक अ क्विक चैप्टर ओवरव्यू. द चैप्टर रिकाउंट्स द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, the greatest scientist of the 20th century. 20th century के बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, और मुझे लगता है सिर्फ इस सेंचुरी के नहीं, आने वाले कई सेंचुरीज तक इनकी जो डिस्कवरीज हैं फिजिक्स से रिलेटेड, स्पेस एंड टाइम से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगी. आइंस्टाइन वॉज कंसिडर्ड अनयूजुअल बाय हिज मदर. तो यहाँ पे ओवरव्यू बता रहे हैं कि आपको क्या लगता है कोई भी इंसान जीनियस हो, मतलब तुम जीनियस नाम बोलते हो तो तुम आइंस्टाइन, न्यूटन, इनके नाम लेते हो, तो क्या आपको लगता है पैदा ही जीनियस हुए थे, मतलब ये पैदा हुए और इनके घर वालों को लगा अरे वाह जीनियस पैदा हुआ है? तो ऐसा नहीं था. इनकी कहानी भी हम आम लोगों जैसी ही थी. उल्टा इनकी मम्मी जीनियस तो छोड़ो, इनको अनयूजुअल यानी इनको अजीब समझती थी कि मेरा बालक ऑर्डिनरी नहीं है. मतलब उन्होंने इतनी देर तक बोलना नहीं सीखा था, और बोलते थे तो दो दो बार बोलते थे किसी चीज को, राइट. तो काफी ज्यादा जो है ना उनकी मम्मी टेंशन करती थी कि इनका सर बहुत ही ब्रॉड है, राइट. तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इनकी किस्मत में इतनी जो है ना बड़ी सक्सेस लिखी है, एंड इनका दिमाग, इनका माइंड, इनका आईक्यू इतना ज्यादा तेज होने वाला है. ही वॉज हाईली स्किल्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थे वो. After graduating in 1900, he worked as a technical expert in 1902, where he assisted other people's inventions and secretly developed his own ideas. घबराओ नहीं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि ये बताया कि उनका ग्रेजुएशन हुआ, फिर वो थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहे थे, जहां वो दूसरे लोगों को पेटेंट देते थे, और उन्हीं के साथ साथ वो अपने सीक्रेट आइडियाज जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वर्क कर रहे थे, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे भी वो बहुत काम कर रहे थे. He became world famous after he published his जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1950, और वही थ्योरी जिसका नाम आप सुनते होंगे आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे. He was awarded the Nobel Prize for Physics in 1921, and as you all know एक बहुत ही बड़े दर्जे का अवार्ड होता है नोबेल प्राइज, और उन्हें फिजिक्स में दिया गया था इन द ईयर 1921. He worked for world peace and democracy in the later years of his life. और मैंने यही कहा सिर्फ साइंस में कंट्रीब्यूशन नहीं है, एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन, इन्होंने दुनिया में शांति के लिए, दुनिया में लोकतंत्र आए, इसके लिए बहुत ही ज्यादा काम किया था. ठीक है, तो फटाफट से कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं आपकी कहानी में. मेन कैरेक्टर तो हमारे यही रहेंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एंड पीस एक्टिविस्ट. देखो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं कहा है, पीस एक्टिविस्ट कौन होता है? वो इंसान जो शांति फैलाने का काम करता है, लोगों को अवेयर करते हैं. Who was not a successful family man, कहीं ना कहीं वो फैमिली मैन के तौर पे सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाए. He was called a visionary and a world citizen. विजनरी यानी क्या? ऐसा इंसान जिसने जो है ना भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें कर दी थी ऑलरेडी. उनके दिमाग में
ऐसा नहीं है वो सिर्फ आज के लिए सोचते थे, वो आगे फ्यूचर में कि कैसे हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, साइंस को आगे ले जा सकते हैं। वही देखो आज हम चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, सब कैसे पॉसिबल हुआ है? क्योंकि इन साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी है फिजिक्स को लेके, मैथ्स को लेके, तो आज हम वो कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, राइट, कि कैसे उस जगह तक पहुंचा जा सकता है। सो ही वाज क्लियरली अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन। वर्ल्ड सिटीजन क्यों कहा गया है? आप देखोगे यहाँ पे वो सिर्फ अपने लिए या अपने लोगों के लिए नहीं सोचते थे, वो पूरे विश्व भर के लिए सोचते थे कि सबका कल्याण कैसे हो। दैट्स व्हाई ही वाज रेफर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन। एंड देन दूसरी कैरेक्टर जिनकी बात होती है, मिलेवा मेरिक, शी वाज हिज वाइफ, आइंस्टीन्स फर्स्ट वाइफ थी ये, एंड मदर ऑफ हिज 2 सन्स। She lost interest in her intellectual ambition and divorced him after 16 years of marriage। और कुछ ना कुछ इनके बीच में प्रॉब्लम आई थी जिनकी वजह से इनका डाइवोर्स हो गया। ऑलराइट, तो कैरेक्टर्स डिस्कस हो गए हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट की। स्टोरी के हर पार्ट को, मतलब शुरुआत के पार्ट को जैसे मैंने एक हेडिंग दे रखी है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए हम कौन से पार्ट की बात करें। सो नंबर 1 पार्ट इज अर्ली लाइफ ऑफ आइंस्टाइन। अर्ली लाइफ यानी शुरुआती दौर में, उनके बचपन की, जब वो पैदा हुए तो वो कैसे थे। सबको इंटरेस्ट होगा जानने में कि यार इतना बड़ा जो है ना इंटेलेक्चुअल इंसान, इतना बड़ा जीनियस, कैसे थे वो बचपन में। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14th March 1879 in the city named Ulm in Germany। This is a few data, these are a few data that you have to remember। उनकी बर्थ डेट क्या थी? 14th March 1879। और वो कहाँ पे पैदा हुए थे? जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है उल्म, बहुत ही सिंपल सी स्पेलिंग है, ULM, वहां पे इनका जन्म हुआ। His mother thought that he was a freak, that is abnormal, because unlike other children, he had a large head। तो उनकी मम्मी को क्या लगता था कि मेरा जो बेटा है ना, he is a freak। यहाँ पे freak का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो थोड़ा एबनॉर्मल हो, यानी अजीब हो, दूसरे बच्चों जैसा नहीं हो, है ना। उनका बिहेवियर, उनका मुंह वगैरह सब अजीब दिखता था उन्हें। क्यों? बिकॉज दूसरे बच्चों के मुकाबले उनका सर बहुत बड़ा था। अब आपको बच्चा है, बचपन में फेस छोटा होता है, लेकिन ये जो हेड रीजन है ना आइंस्टाइन का, बहुत ही बड़ा होता है। और आप पिक्चर्स में भी देखोगे तो उनकी माँ अजीब समझती थी कि क्या करेगा ये बड़े होके, राइट। एंड ही वाज अनेबल टू स्पीक इवन एट द एज ऑफ 2.5 years। सोचो जब अपन तो 2.5 साल के हो जाते हैं, तो आपको पता है ना, किंडरगार्टन में डाल देते हैं, बोलना सीखते हैं, कितना कुछ बोलते हैं अपन, फ्रूट्स के नाम बोलते हैं, काउंटिंग बोलते हैं, है कि नहीं। लेकिन सोचो आइंस्टाइन, हाँ जी वही आइंस्टाइन, इतने बड़े जीनियस, और वो 2.5 साल की उम्र तक बोलते भी नहीं थे, बोलना ही नहीं सीखा था उन्होंने। When he started speaking, he spoke everything twice। और जब उन्होंने थोड़ा बहुत बोलना चालू भी किया ना, तो वो हर चीज को twice यानी 2 बार बोलते थे। कैसे मैम? तो जैसे अगर उनको ये लाइन पढ़नी हो तो वो कैसे पढ़ते थे, कैसे बोलते थे? एल्बर्ट आइंस्टीन was born, अटक अटक के 2 बार बोलते थे। तो मतलब बचपन में उनको इतनी दिक्कतें आती थी, राइट। आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। अब वो होता है ना, बचपन से कोई इंसान कुछ बड़े होके बनना होता है, कुछ किस्मत में लिखा होता है, तो अलग होते हैं बचपन से। तो सिंस चाइल्डहुड उनको दोस्तों की कंपनी मतलब नहीं समझ आती थी। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूं इन बच्चों के साथ, अच्छा हंसूं, खेलूं, दौड़ूं, उनको ये कुछ समझ नहीं आता था। तो उनके जो फ्रेंड्स होते थे ना, उनके दोस्त, उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। ब्रदर बोरिंग यानी क्या? वो खेलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, राइट। आप बच्चों को देखोगे, छोटे बच्चों को कुछ भी दे दिया, चालू हो जाएंगे खेलना, है नहीं, आपस में। लेकिन आइंस्टाइन वाज डिफरेंट, ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, उनको समझ नहीं आता था बहुत ही, तो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। वो ज्यादातर समय खुद के साथ खेलते थे और मैकेनिकल टॉयज के साथ। He played by himself यानी खुद के साथ ही खेलते थे with mechanical toys। और उन्हें मैकेनिकल टॉयज का बहुत शौक था। तो कहीं ना कहीं वो बीच गिर रहा है कि शायद इन्हें बड़े होकर फिजिक्स में इंटरेस्ट है। मैकेनिकल टॉयज जो थोड़े मशीन से रिलेटेड होते थे, जिसमें काइंड ऑफ कंसेप्ट लगता था, राइट। ऐसे इजी टॉयज नहीं, झुंझुना नहीं जैसे बजाने वाला। He was interested in mechanical toys। At school he did not do well। लेकिन शुरू में क्या होता था, स्कूल में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहता था। शुरुआत की बात है। फिर क्या हुआ, जब वो 6 साल के हुए, है ना, when he turned 6 years old, he learned to play the violin। उनकी मम्मी चाहती थी, होता है ना, मम्मी की वजह से हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज सीखते हैं कि मम्मी कहती है डांस क्लास कर लेंगे, है ना, म्यूजिक क्लास ज्वाइन करा देती हैं। तो सिमिलरली आइंस्टाइन की मदर ने भी उन्हें वायलिन सिखाया, वायलिन ज्वाइन कराया। तो उन्होंने वायलिन प्ले करना सीखा एंड ही बिकेम एन एमेच्योर वायलिनिस्ट। एमेच्योर वायलिनिस्ट यानी वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे, और ये एक पैशन था उनका जो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम रखा। So Einstein learned to play the violin at the age of 6 and later became an amateur violinist। तो कहीं ना कहीं बचपन में समझ आया
कि यार जैसा हम सोच रहे हैं आइंस्टाइन नाम वैसा नहीं था, आम बच्चे थे, उल्टा वो 2.5 साल की उम्र तक बोलना भी नहीं सीखे, बोलने में अटकते थे। स्कूल में ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा वो 100 आउट ऑफ 100 आ रहे थे उनके, एंड ही वाज अ वेरी नॉर्मल एंड बेसिक चाइल्ड। आइंस्टीन्स एजुकेशन एंड क्लैश विद टीचर्स। अब बात आती है कि आइंस्टीन का स्कूल में कैसा वक्त रहा, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, और उनके टीचर्स के साथ क्या जो है ना दिक्कतें रहती थी। आइंस्टीन वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर हिज फैमिली हैड मूव्ड। तो उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी वहीं पे जो है आइंस्टीन म्यूनिक में, म्यूनिक जगह का नाम है, वहां पे वो हाई स्कूल जाते थे। The student, he as a student scored good marks in every subject, यानी as a student वो वहाँ पे जब म्यूनिक में हाई स्कूल में गए तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। Einstein did not like the strict discipline of the school and often had arguments with his teacher। अब हुआ क्या, आइंस्टाइन को पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, देखो मार्क्स उनके अच्छे आ जाते थे, लेकिन उन्हें स्कूल में जो बहुत ओवर स्ट्रिक्ट चीज़ें नहीं होती हैं कि ये इस टाइम पे करना है या ये होना चाहिए, आपको ये कॉपी कंप्लीट करनी है, ये वर्क करना है, तो उनको वो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन की ऐसे हाथ पकड़ी लाइन में चलो, तो ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा जमती नहीं थी, राइट। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी तू मैं हो जाती थी अपने टीचर्स के साथ। तो फिर जब वो 15 साल की उम्र के हुए ना, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने अच्छे के लिए जो है स्कूल छोड़ देता हूँ। सो ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15 ईयर्स की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। हिज पेरेंट्स शिफ्टेड टू मिलान बट आइंस्टीन कंटिन्यूड हिज स्कूलिंग इन स्विट्जरलैंड। तो उनके पेरेंट्स जो है फिर मिलान शिफ्ट हो गए, लेकिन आइंस्टीन ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे स्विट्जरलैंड में पढ़ना है आगे, तो उन्होंने अपना जो एजुकेशन है वो स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू किया। क्या इसकी एक वजह थी, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि स्विट्जरलैंड में जो एजुकेशन प्लेसेस होती हैं वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कम है कंपैरेटिवली टू म्यूनिक। म्यूनिक में क्या था, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन था, लेकिन स्विट्जरलैंड में फिर भी ये चीज़ें वहाँ पे थोड़ा स्टडीज़ पे, नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते थे रादर देन ओनली स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन वे में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपनी स्टडी फिर स्विट्जरलैंड में कंटिन्यू करी। आइंस्टीन एट यूनिवर्सिटी, अब स्कूलिंग वगैरह खत्म करके जैसे वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे। एज यू नो ही वॉज रियली गिफ्टेड इन मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स यानी गणित और भौतिकी विज्ञान में उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज थी। सो आइंस्टीन वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन मैथमेटिक्स एंड हैड इंटरेस्ट इन फिजिक्स। मैथ्स में तो एक कहा गया था, वर्ड कहा गया था, ही वॉज लिटरली गिफ्टेड, उन्हें गॉड गिफ्ट मिला था मैथ्स में। ही यूज्ड टू डू कैलकुलेशंस वेरी क्विक, राइट। और फिजिक्स में उनकी रुचि बहुत थी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। फिर स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने तय किया कि वो ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। आइंस्टीन ग्रेजुएटेड एट द एज ऑफ 21 इन द ईयर 1900, और 21 साल की उम्र में जो है उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। कौन से ईयर में, 1900 में, है ना, 1900 में। अभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और अब ऐसा नहीं है, देखो एक यंग एज होती है, तो ही वाज आइंस्टीन भी आप देखोगे ना यंग एज की फोटो से, यूज्ड टू लुक वेरी स्मार्ट, राइट। ही हैड अ वेरी नाइस मुस्टैच, मूंछ होती थी उनकी बढ़िया सी, और एकदम यंग मस्त लगते थे। तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स में भी नहीं था, उनका इंटरेस्ट एक लड़की में भी था, एक सर्बियन गर्ल जिनका नाम है मिलिवा मैरिक, जो कि उनकी खुद की यूनिवर्सिटी की थी। सो एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक आइंस्टीन फेल इन लव विद अ सर्बियन गर्ल। सर्बियन गर्ल यानी वो सर्बिया की रहने वाली थी, जिनका नाम है मेलिवा मैरिक। ओके, अच्छा, मेलिवा जो है सर्बिया से क्यों आई थी स्विट्जरलैंड, क्योंकि जिस यूनी में वो थे ना स्विट्जरलैंड में, तो वो यूनिवर्सिटी मतलब बहुत ही ऐसी कम यूनिवर्सिटी होती थी उस टाइम में। आप देखो ना 1900s की बात है कि उस टाइम वुमेन को डिग्रीज नहीं देती थी, राइट। एजुकेशन वाज ओनली लिमिटेड टू मैन। तो स्विट्जरलैंड में ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी थी, दिस वाज वन ऑफ दोज जहाँ पे वुमेन को डिग्री मिलती थी, तो इसलिए मेलिवा वहाँ पे पढ़ने आई थी। तो अब दोनों जो है प्रेम में पड़ गए। अब उसके बाद जो है ना हुआ क्या था, एक चीज और बताती हूँ, दे बोथ फेल इन लव। अच्छा, आइंस्टीन को इनसे प्रेम क्यों हुआ ना, ये भी बताया गया था, बिकॉज उन्हें लगा दैट मेलिवा इज अ वेरी क्लेवर पर्सन। देखो, आपको अगर आपके दोस्त बनते हैं, आपको किसी में इंटरेस्ट आता है, क्यों दोस्त बनते हैं, क्योंकि आपको पता है ना आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके इंटरेस्ट सेम है। जैसे कोई डांसर होता है, सामने वाले डांसर निकले तो दोस्त बन जाते हैं कि यार तेरी तो चॉइसेस, एवरीथिंग इज लाइक मेरे जैसा। तो आइंस्टाइन के साथ भी यही था कि मेलिवा वॉज अ क्लेवर पर्सन। क्लेवर यानी शी वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, है ना। वो भी मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट रखती थी, और सेम था आइंस्टाइन के साथ। तो एक होता है ना आपको, यू गेट अ पार्टनर जिससे आप जो है ना अपनी बातें शेयर कर सकते हो, जो आपके तरह लेवल मैच करता है आपके माइंड का। तो सेम चीज़ आइंस्टाइन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी मेलिवा के बारे में। वो उनकी एक ना साथी की तरह थी, क्योंकि क्या होता था ना, इनके घर वाले जो है ना और बाकी लोग, होता है ना आप थोड़े अलग होते हो क्राउड से, तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपकी जैसे थिंकिंग नहीं होती है।
तो बाकी लोग दुनिया में ही पड़े होते हैं वही वही चीजें, लेकिन आइंस्टाइन का इंटरेस्ट किस में था? ही वॉज मोर इनटू लाइक साइंस में इंटरेस्ट था, आर्ट्स में इंटरेस्ट था कि कैसे वर्ल्ड चलता है, क्या थ्योरीज हैं, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, हम कहाँ से आए हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो ये थ्योरीज इन्हें पसंद थी, लेकिन बाकी घर वाले और वो लोग उनकी जो है ना ऑपोजिट रहते थे कहीं ना कहीं। तो मेलिवा की थिंकिंग भी सेम थी, तो ही गॉट लाइक अ पार्टनर कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैं इससे सब कुछ डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो इनकी लव स्टोरी हो गई। चलो भाई, अब आते हैं आइंस्टाइन की बहुत ही फेमस आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ दो बताई हैं। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो पहले आई, देन उसके बाद आती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होगा। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे आई पहले उसकी बात करेंगे। देखो, ग्रेजुएशन कब हुआ था? मैम अभी बताया 1900 में। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के 2 साल बाद 2 साल तक ना उनकी अभी कोई प्रॉपर नौकरी नहीं थी। तो इन 2 सालों में उन्होंने क्या किया? 1900 से 1902 तक ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। वो एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे एंड वो प्राइवेट लेसन देते थे, जिसे हम प्राइवेट ट्यूशंस कहते हैं। तो वो प्राइवेट लेसन दिया करते थे और ऐसे वो जो है अपना नॉलेज गेन करे थे। फिर फाइनली 1902 में उन्हें एक जॉब लगी। ही गॉट अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न इन 1902। तो टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट क्या होता है? आपने सुना होगा ना, किसी मशीन को कोई पेटेंट मिल गया। पेटेंट इज लाइक अ लाइसेंस। जैसे यार किसी ने कोई इन्वेंशन किया, जैसे मान लो मैंने ये बोर्ड इन्वेंट किया, ठीक है, मैंने किया नहीं है पर मान लो मैंने ये किया, तो मैं क्या करूंगी? इसका पेटेंट लेके आऊंगी कि भाई ये चीज मैंने ही बनाई है और कोई ना कॉपी करके मतलब ये नहीं, अपना नाम नहीं लगा दे, तो मेरा लाइसेंस हो गया। तो किसी को अगर ये चीज चाहिए तो वो मुझसे ही लेगा, राइट? एक पेटेंट लग जाता है, लाइसेंस। तो उनको एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट जॉब मिल गई पेटेंट ऑफिस में बर्न में, है ना। तो उनका काम क्या होता था कि जो अपने इन्वेंशंस लेके आते हैं उनको अच्छे से स्टडी करना, उन्हें देखना है ना कि सब सही है या नहीं, टेक्निकलिटीज वो चेक करते थे। तो ये इनका जॉब था। अब जॉब के टाइम क्या था ना, ही वॉज वेरी स्मार्ट। देखो, स्मार्ट इंसान क्या होता है? नौकरी तो कर रहा है लेकिन उनका मेन गोल उन्हें पता था। वो नौकरी कर रहे थे, वो लोगों के एक्सपेरिमेंट्स देख रहे थे, टेक्निकलिटीज चेक कर रहे थे, साथ ही साथ वो अपने आइडियाज भी बिल्डअप कर रहे थे। यानी जो उनके दिमाग में गोल था, लक्ष्य था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, वो सारे पेपर्स वर्क अपने भी करते जा रहे थे। So at the same time he developed his own ideas secretly। और गुप्त तरीके से, ऐसा नहीं सबको पता है, वो अपनी स्टडी, अपना सब कुछ कंटिन्यू रख रहे थे, अपने अपने आइडियाज जो वो सोचते थे इम्प्लीमेंट करने को। एंड देन finally he published his special theory of relativity in 1905 according to which time and distance are not absolute। and इतने सारे रिसर्च के बाद वो अपना पूरा रेडी कर रहे थे पेपर वगैरह, एंड उन्होंने 1905 में, डेट बिल्कुल याद रखेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी पब्लिश कर दी गई थी। और इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है? देखो, इस थ्योरी के अनुसार ये बताया गया था कि टाइम एंड डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, यानी निरपेक्ष नहीं होते हैं। अब इसको समझना कैसे है? देखो, वैसे तो फिजिक्स बहुत डीप है, लेकिन जिस तरह से हमें इस चैप्टर में समझाया गया है तो मैं आपको उतनी चीजें बता दूंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, इस थ्योरी के अनुसार आइंस्टीन ने ये बताया है, बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी। यहाँ पे उन्होंने कहा है, फॉर एग्जांपल 2 क्लॉक्स हैं, है ना, 2 घड़ी हैं, दोनों बिल्कुल ही परफेक्ट है ना, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट क्लॉक्स हैं। और अगर आप इन दोनों क्लॉक्स को एक डिस्टेंस ट्रैवल करने को दोगे, है ना, इसको एक जगह एक्स रोड पे चलाते, इसको वाई रोड पे, ठीक है, अगर ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है ना, एक डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, लेकिन एक क्लॉक रिलेटिवली हायर स्पीड पे है, रिलेटिवली हायर दूसरे क्लॉक के कंपैरिजन में, है ना, इसकी स्पीड थोड़ी हाई है और इसकी रिलेटिवली थोड़ी कम है, तो क्या होगा? आइंस्टीन ये बताते हैं कि अगर सेम डिस्टेंस के लिए आप जो है 2 क्लॉक्स को चलाते हो जिनकी स्पीड में रिलेटिव डिफरेंस हो, तो यहाँ पे जो आप टाइम देखोगे ना, वो टाइम सेम नहीं आएगा, टाइम भी डिफर करेगा। अब बोलो मैम ये कॉन्सेप्ट समझ आया जिसको? ठीक है, आइंस्टीन ने कहा जिनको समझ नहीं आया, यानी जिनको ये खतरनाक वाली भाषा समझ नहीं आई, उनके लिए आइंस्टीन ने बहुत ही मजेदार और आसान भाषा में बताया था। सुनना है ना, बड़ी हंसी आएगी। आइंस्टाइन ने कहा, आइंस्टाइन जी कहते हैं कि भाई मान लो आप एक बहुत ही अच्छी सी लड़की के साथ, एक बहुत ही नाइस गर्ल, एक सुंदर की लड़की के साथ बैठे हो और बतिया रहे हो, बातें कर रहे हो फॉर 2 आवर्स। यस, यू आर टॉकिंग विद हर फॉर 2 आवर्स। बढ़िया, 2 घंटे आप बातें कर रहे हो। तो यार एक सुंदर लड़की के साथ मस्त उसको देखते हुए आप बातें कर रहे हो, तो ऐसा लगता है ना 2 घंटे भी क्या लगते हैं? 2 मिनट लगते हैं ना। वो 2 घंटे भी आपको लगते हैं 2 मिनट के समान कि यार अरे यार अभी इतनी सी तो बात करी थी, है ना, क्योंकि सुंदर लड़की है भाई। अब इसी जगह आइंस्टीन कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस
आपने जो है एक हॉट स्टोव के ऊपर, हॉट स्टोव समझते हो ना, गरम सा जो है ना तवा जैसे मान लो, है ना, हॉट स्टोव के ऊपर, गरम चूल्हे के ऊपर आपने जो है मात्र 2 मिनट ही हाथ रख दिया। 2 मिनट भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, वैसे तो 2 सेकंड में हटा लेते हो, है ना। मात्र आपने 2 मिनट भी हाथ लग दिया तो कैसा लगता है, 2 घंटे के समान, है ना। वो 2 मिनट गरम चूल्हे पे हाथ रखा, ऐसा लगा 2 घंटे तक हाथ वहीं था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैटर करता है, राइट। एक अच्छी लड़की के साथ हो या एक गरम तवे के साथ हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टाइम में जो है डिफरेंस आ सकता है। यहाँ एक्चुअल में 2 घंटे था लेकिन लगा 2 मिनट, और यहाँ था 2 मिनट लेकिन लगा 2 घंटे। ओके, बात समझ आई, इतनी चीजें क्लियर रखनी है। चलिए अब आते हैं आइंस्टाइन की वर्ल्ड फेमस इक्वेशन पे, जिसको पता नहीं हो लेकिन नाम सुना होगा ना, बच्चे बच्चे ने नाम सुना है क्या, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। फ्रॉम दिस थ्योरी ही डिराइव्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और ये वैसा फॉर्मूला है जो मास और एनर्जी के बीच में एक रिश्ता बताता है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर बेसिकली किस किस को दर्शाता है, सुन लीजिए। ओवर हेयर E, ये जो कैपिटल E है, दिस स्टैंड्स फॉर एनर्जी, है ना। E stands for energy, M stands for mass, है ना, M stands for mass, and last but not the least C जो है, C stand करता है speed of light। ध्यान से सुनिएगा, C stand करता है speed of light। लाइट की स्पीड कहाँ पे मैडम, वैक्यूम में, इन वैक्यूम, जो कि होती है अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि कांस्टेंट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मास, C स्क्वायर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सिर्फ इतना याद करना है आपको, और कोई क्वेश्चन नहीं देंगे, है ना। बोलो फिजिक्स आ गई मैम, फिजिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है, सिर्फ इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। क्लियर है, ये फेमस इक्वेशन समझ आ गई, बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन, यहाँ तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खत्म होती है। अब आते हैं आइंस्टीन की शादी पे। अरे याद करो मिलेवा वाली बात, अभी रिश्ता कहाँ बढ़ा, आगे देखते हैं। Mileva Merrick was an intelligent girl. Einstein wanted to marry her, but his mother was against it. तो होता है कभी कभी मम्मी जो है खिलाफ हो जाती हैं। तो आइंस्टाइन को पता था यार वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी, वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मम्मी जी जो है ना अगेंस्ट थी, मम्मी जी को दिक्कत थी। अब दिक्कत क्या थी देखो, शी थॉट दैट मिलेवा was too old for Einstein। हुआ क्या, मिलेवा मैरिक जो है ना आइंस्टाइन से उम्र में 3 साल बड़ी थी, है ना। मिलेवा मैरिक आइंस्टाइन से 3 साल उम्र में बड़ी थी। एंड अब तो खैर सब ठीक है, लेकिन उस टाइम में ऐसा होता था, यही माना जाता था कि लड़का लड़की में से ना लड़की जो है बड़ी उम्र की नहीं होनी चाहिए ना, छोटी होनी चाहिए उम्र की या इक्वल उम्र की। तो उनकी मम्मी को लगता था शी वाज टू ओल्ड फॉर हिम, राइट। सो फिर इसलिए आइंस्टाइन ने पहले तो वेडिंग नहीं की, लेकिन फाइनली है ना जो है ना कैसे भी करके उन्होंने मैरिज कर ली, किससे, मिलेवा से, इन द ईयर 1903, 1903 में फिर फाइनली दोनों ने जो है बढ़िया सी शादी कर ली। दे हैड 2 सन्स, उनके 2 जो है बेटे हुए, ठीक है। बट देयर मैरिज फेल्ड एंड दे फाइनली गॉट डिवोर्स इन 1919। तो काफी कुछ जो है ना चीजें होने लगी उनके बीच में, 2 बच्चे तो हुए, लेकिन उसके बाद 1919 में 1919 तक जो है बहुत कांस्टेंट ये लोग मतभेद चलते रहे, इनके मनभेद चलते रहे। तो फिर फाइनली इन लोगों ने 16 साल बाद अराउंड डाइवोर्स ले लिया ईयर 1919 में, ठीक है। अब ये डाइवोर्स क्यों था, एक्चुअली इसका थोड़ा सा रीजन बताया गया था कि आपको पता है ना मिलेवा जो थी, मिलेवा जो इनकी वाइफ है, अब ये खुद उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है एंड क्लियरली बताया था खुद बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो हुआ क्या, अब शादी करने के बाद ना शी बिकेम अ हाउसवाइफ, ठीक है, शी बिकेम अ हाउसवाइफ। तो इन्हें ऐसा लग रहा था मिलेवा को कि मेरा जो इंटेलिजेंस है, मेरा इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है, मेरे जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं। बिकॉज होता है ना आपको कुदरत से इतना अच्छा दिमाग मिला है, यू कुड हैव डन समथिंग, ख्वाहिशें होती हैं, सबका एक एम्बिशन होता है, मुझे जीवन में ये करना है, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके कुछ बनाना है, कुछ करना है। तो नाउ व्हेन शी बिकेम अ हाउसवाइफ, तो वही घर के काम और ये सब करना होता था। तो होता है ना आप अगर अपने ब्रेन को उस जगह यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डिग्रेड होता जाता है। तो शी वाज फीलिंग वेरी अनहैप्पी, वो बहुत ही सैड सी होती जा रही थी, अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई एंड इसी कारण से कहीं ना कहीं दोनों ने डिवोर्स ले लिया। एंड 1919 में सेम साल में ही आइंस्टीन ने सेकेंड मैरिज की, वो भी किससे, अपनी कजिन एल्सा से। सो आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा इन दी सेम ईयर, यानी 1919 में डिवोर्स हुआ, दूसरी शादी भी सेम ईयर में हो गई, ठीक है। चलो भाई
पर्सनल लाइफ अब हटाते हैं साइड में। अब पर्सनल लाइफ के बाद आती है जो दूसरी थ्योरी की बात है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहली क्या पढ़ी? स्पेशल थ्योरी। नेक्स्ट कम्स आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड नोबेल प्राइज। सो इन द ईयर 1915, 1915 में ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ग्रेविटी के ऊपर। इस थ्योरी ने एक नया ही इंटरप्रिटेशन दे दिया ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। और ये थ्योरी प्रूफ कैसे हुई? मतलब कोई इंसान थ्योरी तो दे देता है लेकिन प्रूफ भी तो चाहिए कि भाई सही है या नहीं। तो 1919 में ही 1950 में उन्होंने 15 में थ्योरी दी, और उसी के बाद 1919 में हुआ क्या? एक इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण, जिसे अपन सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, राइट। तो सूर्य ग्रहण से ये बहुत अच्छे से पता चल गया कि ये जो थ्योरी है जनरल थ्योरी रिलेटिविटी की, वो बहुत ही ज्यादा करेक्ट है। तो बोला मैम ऐसा क्या था उस थ्योरी में? तो बहुत डीप में आप अगेन नहीं जाओगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत बताया गया है लेसन में, मैं आपको ना उतने तक बता देती हूँ। ऐसा कहा गया था कि सन होता है ना, सन, ठीक है, जैसे मान लो ये सन है, ठीक। अब आपको स्टार्स पता है ना, स्टार्स क्या होते हैं? आसमान में स्टार्स होते हैं, अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। स्टार किसे कहते हैं? इतना पता है, स्टार जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं। सितारे कौन? जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं। तो आइंस्टीन ने एक्चुअल में क्या किया था, उन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला था कि ये फिक्स्ड स्टार्स की जो लाइट है, सन की अपनी एक फील्ड होती है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ठीक है, अपना गुरुत्व क्षेत्र होता है। तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड से ये फिक्स्ड स्टार की आती हुई लाइट कितना डिफ्लेक्ट करेगी, कितना डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है? कितना उसकी जो है दिशा, कितना उसकी दिशा बदलेगी, कितना उसकी दिशा बदलेगी, इसका कैलकुलेशन निकाला था आइंस्टीन ने। इसका कैलकुलेशन एकदम जो है सटीक, एकदम सटीक कैलकुलेशन निकाला था आइंस्टीन ने, ठीक है। और ये कैलकुलेशन उन्होंने पहले ही निकाल दिया था एडवांस में 1915 में। प्रूफ तो वो एक्लिप्स आने के बाद 1919 में हो गया। तो यानी कितनी बड़ी बात है कि आपने कोई इवेंट आने से पहले एडवांस में इतने कैलकुलेशन, मतलब कितना शार्प था उनका दिमाग। तो इस कारण से पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गए थे कि भाई एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया, एक वैज्ञानिक क्रांति आ चुकी है कि अब जो है लोग साइंस की तरफ बहुत ध्यान देने लगे हैं, इन्वेंशंस की तरफ, डिस्कवरीज की तरफ। ऑलराइट, चलिए। He became famous as his work was considered as a scientific revolution। तो मैंने वही बताया, उनका काम इतना शानदार था कि एक वैज्ञानिक क्रांति मानने लगे। एंड इसी कारण से he received the Nobel Prize for Physics in 1921। We all know नोबेल प्राइज एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस प्राइज होता है। तो आइंस्टीन को 1921 डेट याद रखेंगे, 1921 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये एक स्टोरी का थोड़ा अलग पार्ट है, चाइल्डहुड मैरिज थ्योरीज के बारे में बात कर ली। अब एक थोड़ी डिफरेंट बात आती है, क्योंकि आप पिछली जो है ना, मैंने पिछले थोड़े स्लाइड्स में मैंने बताया था आपको कि आइंस्टाइन को शुरुआत में ही मैंने एक्चुअली बताया था वर्ल्ड सिटीजन माना जाता है ना। बार बार मैं कह रही थी वर्ल्ड सिटीजन, यानी उन्होंने दुनिया के लिए बहुत सोचा, बहुत सोचा। तो मैम ऐसा क्या सोचा, वो यहाँ पे आता है। सो ये थोड़ी हिस्ट्री की बात है। नाजी आपको पता है ना, ये हिटलर वगैरह होते थे। तो नाजी जो है ना, ये पावर में आ गए थे, इन्होंने कब्जा कर लिया था किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। कब किया था? 1933 में। पहले स्टोरी सुन लो, फिर मैं इसको इंग्लिश में रीड कर दूंगी, ठीक है। नाजी जो है जर्मनी पे इन्होंने जो है अपनी पावर ले ली थी, बिल्कुल है ना, राज करने आ गए थे 1933 में। तो हुआ क्या, इस कारण से अब राज करने आ गए थे, यानी क्या वो फासिज्म करते थे, यानी अपने हिसाब से चलाना है लोगों को, जिसको मन किया मार दिया, जैसा चलना था, है ना। नाजी हिटलर का रूल तो ऐसा ही था, है ना, अपने हिसाब से चलाते थे। तो इस कारण से जो है आइंस्टाइन इमिग्रेट, यानी वो मूव कर गए कहाँ पे? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, वो चले गए थे अमेरिका, ठीक है। अब अमेरिका चले गए, ठीक है, जो भी है बढ़िया चल रहा है। अब हुआ क्या, 5 साल बाद, 5 years लेटर ये पता चला, 5 years लेटर, 5 साल बाद ये पता चला, यानी 1938 में ये पता चला कि बर्लिन में, बर्लिन का है जर्मनी में, बर्लिन में जो है न्यूक्लियर फिजन का एक प्रोसेस डिस्कवर किया गया है। तब की बात है 1938 की। न्यूक्लियर फिजन का एक प्रोसेस जो है डिस्कवर किया गया है। अब बोलोगे मैम न्यूक्लियर फिजन क्या है और इसमें ऐसी क्या दिक्कत है? तो देखो, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये समझना आपको। देखो समझोगे, चैप्टर रटोगे तो फायदा नहीं है, साइंस तो वैसे भी पढ़ते हो, राइट, तो समझ जाओ। आपको पता है ना न्यूक्लियस क्या होता है, बताने की जरूरत तो नहीं है। देखो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ओके। चलिए, अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, बेसिकली न्यूक्लियर फिजन, फिजन वर्ड का मतलब होता है टूटना, फिजन वर्ड का मतलब होता है टूटना।
तो आप सोचो एटम है और उसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जब टूटता है, देखो जब ब्रेक करता है, आप साइंस में पढ़ोगे, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। वो क्या करता है? एनर्जी। अच्छा एनर्जी कितनी बेटा? ह्यूज अमाउंट। और ह्यूज को मैंने कैपिटल में लिखा है क्योंकि सही में बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आती है जब न्यूक्लियस टूटता है, तोड़ा जाता है, उसे ब्रेक किया जाता है। तो ह्यूज अमाउंट। अच्छा कैसी एनर्जी? बेटा ऐसी एनर्जी रिलीज होती है जिससे कंट्रियां तबाह हो जाती हैं, है ना, कंट्री डिस्ट्रॉय हो सकती है पूरी की पूरी। ऐसी खतरनाक एनर्जी, उसके पास पास के पूरे एरिया डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इतनी खतरनाक एनर्जी होती है। तो न्यूक्लियर फिजन और ये सब टेक्निक से होता क्या है ना, एटॉमिक बम बनाए जा सकते हैं। एटॉमिक बम आपको पता है, वो एक एटॉमिक बम कितनी खतरनाक तबाही कॉज कर सकता है। तो अब हुआ क्या, 5 साल बाद ये पता चला कि बर्लिन यानी जर्मनी में ये नाजी लोगों ने बढ़िया जो है न्यूक्लियर फिजन और ये सब वहां डिस्कवर हो चुका था। तो अब जैसे आइंस्टाइन जर्मनी से यूएस आ गए थे, वैसे वहीं के और सारे फिजिसिस्ट जो है यूएस आ चुके थे। तो अब उन सबको डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि ये खुद साइंटिस्ट थे, है ना, तो इनको ज्यादा मालूम था ना कि भाई ये कितनी खतरनाक। अब आम लोगों को तो इतना पता नहीं था, है ना, उस टाइम थोड़ा ना बेटा इंटरनेट वगैरह होते थे कि सर्च किया न्यूक्लियर फिजन क्या है, पता चल गया। सबको नॉलेज नहीं होता था। तो इन्हें नॉलेज था कि ये कितनी तबाही कॉज कर सकता है, और अगर ये एटॉमिक बॉम्ब बना दिया तो पूरे देश के लिए कितनी दिक्कत है। हमारी कंट्री अमेरिका पे बॉम्ब डाल सकते हैं, कहीं भी बॉम्ब डाल सकते हैं ना, ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई। राइट, बात समझ आई कि नहीं? चलिए इतना फटाफट से पढ़ते हैं, आगे आते हैं। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड यानी मूव टू द यूएस व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन 1933. The process of nuclear fission was discovered in Berlin in 1938. The American physicists feared that the Nazis would build an atomic bomb. तो उन्हें यही डर लगा कि नाजी तो अपने मन की करते हैं वैसे भी, तो ये एटॉमिक बॉम्ब ना बना दे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। राइट, और उस टाइम तो ऐसा कोई कंट्रोल भी नहीं होता था इतना। तो हुआ क्या, अब फिर से स्टोरी सुनना, फिर पढ़ते हैं। हुआ क्या कि आइंस्टाइन के जो कलीग थे, दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको आग्रह किया कि यार आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आपको नोबेल प्राइज मिला है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनको एक पत्र लिखिए, ये बताते हुए जस्ट टू वार्न देम कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो एज अ सिटीजन, आप इतने बड़ी कंट्री के आप प्रेसिडेंट हो, तो अपन कुछ एक्शन ले, नाजीज के लिए इन चीजों को रोकें। सो ऑन 2 अगस्त 1939, डेट याद रखेंगे, इस तारीख को आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, अबाउट द मैसिव डिस्ट्रक्शन दैट कैन बी कॉज्ड बाय सिंगल एटॉमिक बम। तो उन्होंने पूरा अच्छी तरीके से राष्ट्रपति को समझाया कि मात्र एक एटॉमिक बॉम्ब कितनी ज्यादा तबाही ला सकता है, कितनी जाने ले सकता है। राइट, तो उन्होंने प्रेसिडेंट को ये पूरी वार्निंग उन्होंने दी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बट हिज वार्निंग वॉज इग्नोर्ड, उनकी वार्निंग सुनी तो सही, लेकिन अब आप सोचोगे आइंस्टीन कितने अच्छे थे भाई, है ना, उन्होंने इतना सोचा। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ उल्टी ही गंगा बह गई। यहाँ पे ऐसा हुआ, आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मैसेज लगा क्योंकि हम वार्न करें, उल्टा यहाँ पे अमेरिका ने खुद सीक्रेटली शांति से एटॉमिक बॉम्ब खुद बना लिया, और खुद बना के वो एटॉमिक बॉम्ब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी है वहां पे गिरा दिया। कितनी अजीब बात हो गई। आइंस्टीन ने तो वार्न करने के लिए कहा था कि हम ये चीजें रोके, एंड उल्टा काम किया यहाँ पे जो है अमेरिकन्स ने खुद सीक्रेटली वो एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर दिया और अपनी ताकत बताना चाहते थे वो। तो वर्ल्ड वॉर 2 में आपने सुना भी होगा, हिरोशिमा नागासाकी में कितना ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुआ था। मतलब आप कभी अगर उनकी इमेजेस देखेंगे ना आप इंटरनेट पे, तो आपको क्लियरली समझ आएगा इतनी लाइफ तबाह हुई है। एंड उस टाइम की बात नहीं, आने वाले कितने सालों तक जो बच्चे भी पैदा हुए हैं ना, उनको कितने सारे डिफॉर्मिटी, कितने डिफेक्ट निकले उनके शरीर में। तो बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी जापान में ये। राइट, so the Americans developed the atomic bomb secretly and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 during the World War II. तो अब आप सोचो आइंस्टाइन के ऊपर क्या बीती होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, वार्न कर रहा था, और उल्टा इन्होंने अलग ही काम कर दिया। ये टाइम आया कि आइंस्टाइन वर्क्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। अब आइंस्टाइन को अपनी लेटर लाइफ में समझ आया कि साइंस पे तो काम कर लिया है, लेकिन मुझे अपनी इस जो मैं फेमस हूँ, जो लोग मुझे मानते हैं, तो मैं एक अच्छे काम के लिए क्यों ना लगाऊं कि दुनिया में ठीक है साइंस से डिस्कवरी होती है, ताकत बनती है, लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए ना। दुनिया में शांति और लोकतंत्र होना चाहिए। So Einstein was very upset about the huge destruction caused by the atomic bomb. वो बहुत ही ज्यादा जो है दुखी थे कि कितनी ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है। So he wrote a long official letter to the United Nations
in which he proposed the formation of a world government. तो यहाँ पे उन्होंने फाइनली एक लॉन्ग ऑफिशियल लेटर, जिसको आपके लेसन में मिसिव कहा गया है, याद है, MISSIVE, मिसिव क्या होता है? वैसे तो ऑफिशियल लेटर बहुत ही शॉर्ट से होते हैं, लेकिन इस टाइम उन्होंने लंबा और पूरा डिटेल समझाते हुए एक लेटर लिखा, किसे? UN को, यूनाइटेड नेशंस को, राष्ट्र संघ को, इन विच ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पूरे वर्ल्ड के हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। यार देखो, कंट्री की तो गवर्नमेंट होती है, लेकिन एक वर्ल्ड पे भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना, कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री किसी के भी आपके ऊपर बॉम्ब ना गिरा दे, अननेसेसरी वॉर्स नहीं हो। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, लेकिन बट दिस डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट, यानी इस चीज का कोई भी प्रभाव अभी नहीं पड़ा। सो ही कंटिन्यू टू वर्क फॉर वर्ल्ड पीस। आने वाले डिकेड में, यानी आने वाले 10 सालों तक उन्होंने जो है वर्ल्ड पीस, डेमोक्रेसी के ऊपर काम किया, एंड इन्वॉल्व हिमसेल्फ मोर इन पॉलिटिक्स इन द कमिंग ईयर्स। और आने वाले सालों में उन्होंने खुद को राजनीति में इन्वॉल्व किया, एंड राजनीति में खुद के लिए नहीं, उन्होंने लोगों के भले के लिए, कि कैसे शांति फैलाई जाए और साइंस और टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं किया जाए। राइट, ये साइंस क्यों डिस्कवर की है? कि हम कुछ अच्छा कर सके, है ना, नॉट टू डिस्ट्रॉय लाइव्स, नॉट टू डिस्ट्रक्ट। तो इसलिए आपको क्लियरली समझ आया होगा कि एक जीनियस क्यों कहा जाता है। देखो, जीनियस का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ इंटेलिजेंट हो। मैं तो ये मानती हूँ यार, जीनियस वो है जिसमें बहुत दिमाग हो, लेकिन वो डाउन टू अर्थ हो, वो काइंड हो, वो इंसानियत के बारे में सोचता हो, तभी तो उसे असली जीनियस माना जाता है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल थे। सो अब आखिर में ही कैंपेन्ड टू एंड द आर्म्स बिल्डअप, और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। कैंपेन यानी काफी सारे उन्होंने आंदोलन किए टू एंड द आर्म्स बिल्डअप। आर्म का मतलब यहाँ पे हाथ नहीं होता है, आर्म्स बिल्डअप का मतलब होता है जो शस्त्र, है ना, जो शस्त्र वगैरह बन रहे हैं, मिसाइलें बन रही हैं, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बन रहे हैं, इनको कैसे जो है रोकना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए। फिर फाइनली ही डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और अनफॉर्चुनेटली 76 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। He was admired for being a visionary, a world citizen and a scientific genius. और उन्हें सिर्फ एक साइंटिफिक जीनियस नहीं माना जाता था, यानी ऐसा इंसान नहीं जो सिर्फ साइंस और फिजिक्स और मैथ्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक वर्ल्ड सिटीजन, क्योंकि वो सिर्फ अपने शहर के बारे में नहीं, पूरी दुनिया के बारे में सोचते थे। राइट, इंसानियत रखते थे, एंड वॉज अ विजनरी, यानी आगे वो फ्यूचर देखते थे कि दुनिया का फ्यूचर क्या होने वाला है। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, with this we will end this lesson, but before that let me tell you कि आपके लिए मैंने एक बहुत ही जो है ना इजी सा काम कर दिया है, आपको आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे पर्पसली आप लोगों के लिए ये रहे भाई इंपॉर्टेंट डेट्स लिख के रखे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है ना मैम बहुत सारे डेट्स एंड फैक्ट्स हैं, तो फटाफट से जो है ये सारे डेट्स अगर आप चाहो तो आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स सबको लर्न होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस चैप्टर में से मैम क्या याद रखें। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ। ये किसकी है? सब कुछ आइंस्टीन के, है ना। आइंस्टाइन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 मार्च 1879। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया इन्होंने? 1900, यानी 21 साल की उम्र में। इन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब कब मिली? इन द ईयर 1902। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब दी गई? 1905 में। आप कृपया करके कंफ्यूज ना होइए, है ना, स्पेशल और जनरल थ्योरी में। स्पेशल थ्योरी 1905 में दी गई है और जनरल थ्योरी 1915 यानी 10 साल बाद दी गई है। मैरिज कब हुई उनकी? 1903 में। डाइवोर्स एंड रीमैरिज सेम ईयर में हुई थी, 1919 में। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई 1915 एंड नोबेल प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, इन द ईयर 1921। एंड लास्ट जो है 2 क्या रहेंगे हमारे? लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट कब लिखा था? क्योंकि बेटा पूरी तारीख दी गई है तो आपको याद रखनी है, 2 अगस्त 1939। एंड लास्ट उनकी डेथ कब हुई? 1955 में, और वो कितने साल के थे? 76 ईयर्स ओल्ड थे। ऑलराइट, क्लियर है? तो आप इनको ऐसे नोट डाउन करोगे एंड बार बार आप रिपीटेडली देखते जाओगे ना, तो आपको सारी डेट्स लर्न हो जाएंगी। ओके, सो नाउ विल फाइनली एंड दिस सेशन। आई होप आपको क्विक समरी जो है अच्छे से समझ आई होगी। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। लेट मी टेल यू, वी प्रोवाइड एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन, यानी किसी भी वीडियो में आप ऐसा नहीं है कि 2-3 वीडियो देखो और हम कोई चार्ज मांगे। इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन विथ क्वालिटी कॉन्टेंट। सो ऑल दीज कोर्सेज आर प्रेजेंट, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे। एंड एक और चीज़,
नोट्स आप सभी को पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमारे ई नोट्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, गुड बाय.